हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के अपने इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस के हम लोग क्या करने वाले हैं, सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं ना। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन कौन से हैं, है ना। तो जो बेसिकली आज हम लोग एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो बेसिकली सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने क्या किया है, पब्लिश किया है। तो आज हम उस सैम्पल पेपर को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट गिवन बिलो। मेनली यहाँ पे कुछ एक्ट के बारे में हमें बताई गई है और ऑप्शंस में हमें कुछ एक्ट्स के नेम दिए हैं। तो बेसिकली हमें क्या करने हैं, इन स्टेटमेंट से पता करने हैं कि कौन से एक्ट के बारे में क्या किए जा रहे हैं, हमें यहाँ पर बताई गई है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बेसिकली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया था, एक एक्ट को क्या किया गया है, पास किया गया है ना। इट गेव द पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अच्छा, इंपीरियल में यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विथआउट ट्रायल। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थे उन्होंने क्या किया है, एक एक्ट को पास किया है ना। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, ये जो एक्ट है बेसिकली क्या करती है, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा पावर देती है कि वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, रिप्रेस कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, है ना। एंड लास्ट क्या बोल रहा है, इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विथआउट ट्रायल। एंड लास्ट स्टेटमेंट हमें ये बता रहे हैं कि बेसिकली ये एक्ट है बेसिकली क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी कि जो राजनीतिक कैदी होते हैं उनको क्या करेंगे, बिना किसी ट्रायल के यानी बिना किसी मुकदमे के क्या कर सकते हैं, उनको जेल में बंद करके रख सकते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था, जो बेसिकली जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद बेसिकली क्या लाए थे, तो एक बेसिकली रॉलेट एक्ट जो हमारे कंट्री में लाया गया था। कौन सा एक्ट लाया गया था, तो वो एक्ट का नेम था हमारा रॉलेट एक्ट नेम था, जो बेसिकली कब आया था, तो 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था। तो बेसिकली इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या था, ब्रिटिश को ये पावर मिल गई थी इस एक्ट के थ्रू कि वो क्या कर सकते हैं, 2 ईयर्स तक, है ना, 2 ईयर्स तक वो क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विथआउट एनी ट्रायल, है ना, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के शक के आधार पर क्या कर सकते हैं, 2 साल तक के लिए उनको गिरफ्तार करके रख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो इसमें हमारे कौन से एक्ट हो जाएंगे, तो ये बेसिकली हमारे जो एक्ट के बारे में बात की गई है वो एक्ट हमारा है रॉलेट एक्ट। तो बेसिकली इसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक रॉलेट सत्याग्रह को भी महात्मा गांधी ने क्या किया था, रॉलेट सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने क्या किया था, स्टार्ट किया था, है ना। रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली अप्रैल के अंदर हमारे, है ना, बेसिकली जलियांवाला बाग क्या होते हैं, हमारे जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट होता है वो क्या होता है हमारा, इसी ईयर में 1919 में ही क्या होता है, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट होता है ना। तो ये बेसिकली कौन से एक्ट हो जाएंगे, हमारे रॉलेट एक्ट हो जाएंगे। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताता है, विच प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी। तो बेसिकली हम क्वेश्चन को देखेंगे तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो बेसिकली क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी बुक से आ रहे हैं, है ना। कौन से चैप्टर से, हमारे ज्योग्राफी सेक्शन से आ रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर आपने पढ़ा होगा वाटर रिसोर्सेज के बारे में। किसके बारे में, वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो ये उसी के बारे में क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, विच प्लेस यानी कि ऐसा कौन सा प्लेस है इंडिया में जो कि क्या है, जिसके पास एक आर्टिफिशियल लेक है जो वाटर को क्या करता है, कंजर्व यानी कि उसको संरक्षित पानी को रखता है। वो कब से है, हमारा 11th सेंचुरी से ही। तो ऑप्शंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमारे ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो ए हमारा दिल्ली दिया गया है, बी हमारा भोपाल है, सी हमारा मुंबई है एंड डी हमारा कोल्हापुर है। तो बेसिकली हम इस यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। तो बेसिकली आर्टिफिशियल लेक जो हमारा है, जो कि 11th सेंचुरी में आ रहा है, वो कहाँ पर था, हमारा भोपाल में हमारा है। और अभी भी क्या है, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है जो कि वाटर को क्या करता है, कंजर्व करके रखता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हमारे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं हमारे, रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन।
एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली इस टाइम में हमारे जो सीबीएसई ने क्या किया है, जो अपने पैटर्न को चेंज किया है, उसमें बेसिकली हमें इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली क्या देखने को मिलते हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मूल्य 50% इनका वेटेज क्या है हमारे इस बार के एग्जाम में होने वाला है। तो इसमें सबसे एडवांटेज हमें ये चीज़ मिलती है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होते हैं, हमें आंसर्स क्या होते हैं पहले से दिए होते हैं, बस क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, बहुत सही तरीके से पढ़ के हमें उस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के क्या करना है, अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हम अपने ऑप्शंस को क्या करने हैं, आंसर को सही करने हैं। तो ये बेसिकली जो हमें डेटा दिया गया, डेटा कहाँ का दिया गया, हमारे रूरल पॉपुलेशन का, यानी कि गांव की जो आबादी है उसका पॉपुलेशन का हमें डेटा दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो बेसिकली एजुकेशन अचीवमेंट के बारे में बताया गया है। तो एजुकेशन अचीवमेंट रूरल पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या था, उसके बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। तो पहला हमारा यहाँ पे लिटरेसी रेट रूरल पीपल का दिया गया है ना, मेल फीमेल के यहाँ पर परसेंटेज है हमारे। तो लिटरेसी रेट जो हमारा रूरल पॉपुलेशन का है वो मेल का हमारा 76% है और फीमेल की 54% है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो लिटरेसी रेट है रूरल चिल्ड्रेन, यानी कि गांव के बच्चों की बात है, तो जिनकी एज 10 to 14 ईयर्स है। कितनी एज है जिनकी, तो जिनकी भी एज 10 to 14 ईयर्स है, तो उनके बीच में क्या दे रहा है, तो उनका लिटरेसी रेट कितना है गांव में, उसकी बताएगा। तो मेल में कितने हैं, ये 90% है और फीमेल में ये 87% है। यानी कि जो 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो मेल में कितने पढ़े लिखे, 90% की लिटरेसी रेट है और फीमेल में 87 है। नेक्स्ट हम देखेंगे परसेंटेज की अगर बात की जा रही है किसकी, रूरल चिल्ड्रेन की, जो क्या करते हैं, जो इनकी एज 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज है और जो क्या करते हैं, हमारे स्कूल को अटेंड करते हैं, यानी कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो मेल में यह परसेंटेज हमारा 85% है एंड फीमेल में यह परसेंट हमारा 82% है। तो बेसिकली हमारे क्वेश्चंस क्या, एज पर द डेटा गिवन अबव हु हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे बेसिकली इस डेटा से हम ये बता क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बेसिकली लीस्ट परसेंट यानी कि सबसे कम परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन में किसका है, मेल का, चिल्ड्रेन का, मेल फीमेल एंड बेसिकली फीमेल का। तो हम बहुत ही आराम से अगर हम अपने डेटा को अच्छे से देखते हैं तो जो बेसिकली सबसे कम जो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ 54% में और वो किसका है, हमारा फीमेल का। तो लिटरेसी रेट फॉर पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, है ना, रूरल पॉपुलेशन सबसे कम परसेंटेज किसका आ रहा है, हमारा फीमेल का। तो हमारे ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे, 54% हमारे ऑप्शंस फीमेल हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई इस बार क्या करने वाली है, पूछने वाली है। तो बेसिकली डेटाबेस क्वेश्चंस क्या रहेंगे, आपके रहेंगे। तो बहुत ही आराम से हमें क्या करने हैं, सिर्फ चार्ट को पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स पोस्ट टू द टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली इसमें बताया गया कि इसमें कुछ हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कौन से ऐसे ऑप्शंस है, पोटेंशियल ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, टाइगर के पॉपुलेशन को क्या करते हैं, उनके पॉपुलेशन को थ्रेट होने से क्या करते हैं, बचाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से बचाएंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, हंटिंग यानी शिकार करना क्या कर देंगे, बैन करवा देंगे गवर्नमेंट, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, यानी कि टाइगर के जो हैबिटेट है, जिस जगह पे वो रहते हैं, उनके एनवायरनमेंट है, उस जगह को लीगली क्या किया जाए, कानूनी तरीके से उस जगह को प्रोटेक्शन दिया जाए। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ की जो खरीद बेच होती है जानवरों की, जिससे जानवर क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मारे भी जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट यानी कि पाबंदी लगानी है, उन चीज़ों पे भी क्या करनी होगी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे भी पाबंदी लगानी होगी, है ना। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, प्रोहाइबिटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू फॉरेस्ट, यानी कि लोगों को जंगलों में जाना क्या कर देना चाहिए, पब्लिक लोगों के लिए जंगलों में जाना क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, उन पर रोक लगा देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है एस्टैब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, तो हमें क्या कर सकते हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह बना सकते हैं ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं जंगलों के अंदर, जहाँ पे बहुत ही आराम से क्या कर सके, जानवर वगैरह रह सकें। एंड लास्ट हमारे ऑप्शंस हैं कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व्ड एंड
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और लास्ट में ऑप्शन में हमें क्या बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो फॉरेस्ट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, ताकि वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करें, लोग न जाएं, जिससे जानवरों की या जो टाइगर की जो बात की जा रही है उनके पॉपुलेशन हैबिटेट क्या रहे, सेफ रहें। तो हमारे अपने ऑप्शंस को दे, पहला ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 हमें क्या बोल रहा है कि बैनिंग हंटिंग तो करनी, हमें इन चीज़ों को बैन करना पड़ेगा, है ना, हैबिटेट को बचाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड करने पड़ेंगे हमें। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रोहाइबिटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू फॉरेस्ट। तो ये ऑप्शंस हमारे नहीं होंगे, क्योंकि इस किसी भी तरह से हम इंसानों को क्या कर सकते हैं, जंगल में जाने से थोड़ी ना रोक सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है इंसान जो जंगल में जा रहे हैं वो कोई ज़रूरी काम से भी जा सकते हैं, है ना, बहुत सारे मेडिसिन प्लांट्स वगैरह भी होते हैं जिनकी हमारी नीड होती है। तो कंप्लीटली हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक का जंगलों में जाना बैन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन सेकंड हमारे करेक्ट बता रहे हैं। सेकंड हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन सेकंड बता रहे हैं। और थर्ड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन सेकंड के बारे में बता रहे हैं। इसलिए हमारा आंसर कौन से सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सभी क्या है, करेक्ट। हम लोग बैनिंग कर सकते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह बनाएंगे जिससे उनकी रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या जाएगी, प्रोहिबिट रहेगी। एंड लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ और बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके हमारे आंसर्स कौन से हो जाएंगे, स्टेटमेंट हमारा डी क्या हो जाएगा, इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में, तो बोल रहा है हमारा when many countries of European came together to form the European यूनियन, यानी कि ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि जब बहुत सारे कंट्रीज क्या कर रहे थे, यूरोपियन क्या कहते हैं, एक साथ आए थे किन चीज़ों के लिए, तो एक साथ आए थे वो बेसिकली हमारे यूरोपियन यूनियन के लिए, है ना, किसके लिए आए थे, यूरोपियन यूनियन के लिए। तो उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे बनाया गया था, यानी कि कौन किनको यहाँ पर उनका हेड क्वार्टर क्या किया गया था, हमारा चुना गया था। तो बेसिकली यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, तो हेड क्वार्टर के बारे में बात की जा रही है कि हेड क्वार्टर जो बेसिकली यूरोपियन यूनियन जब एक साथ आए थे, यूरोप जितने भी लोग थे यूरोपियन कंट्रीज के, उन्होंने जब क्या किया था, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन किया था। तो यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर बेसिकली हमें पूछ रहा है कि उसके हेड क्वार्टर कहाँ पर बनाए गए थे, है ना, ब्रुसेल्स में, पेरिस में, लंदन में एंड ज्यूरिक में। तो हमें बताने हैं कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन के हेड क्वार्टर को कहाँ पे क्या किया गया था, चूज किया गया था। तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा यूरोपियन यूनियन था, तो यूरोपियन यूनियन का बेसिकली क्या किया गया था, हमारा हेड क्वार्टर कहाँ पर चूज किया गया था, तो यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर तो बेसिकली ब्रुसेल्स में क्या किया गया था, चूज किया गया था, जो कि ब्रुसेल्स बेसिकली बेल्जियम की क्या है, हमारी कैपिटल भी है। किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल भी है ब्रुसेल्स, है ना। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन इसमें बता रहे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बता रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्गाइज बिटवीन मेजोरिटेरिज्म एंड पावर शेयरिंग। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करने हैं, तो बेसिकली इसमें हमें क्या करने हैं, तो बेसिकली डिस्टिंगाइज करने, यानी कि डिफरेंस बताने हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस हमारे स्टेटमेंट दिए गए उस स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो बेसिकली हमें क्या करते हैं, डिस्टिंगाइज करते हैं किसके बीच में, तो मेजॉरिटरिज्म के बीच में और पावर शेयरिंग के बीच में। तो कौन से ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो मेजॉरिटिज्म और पावर शेयरिंग के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। पहला ऑप्शन हमें क्या बताता है, मेजॉरिटरिज्म emphasizes the dominance of the majority community while power sharing emphasizes the sharing of power among different groups। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि मेजॉरिटी सिस्टम जो है वो बेसिकली किसको इन्फोर्स करेगा, तो डोमिनेंस देगा। किसका डोमिनेंस रहेगा, तो हमेशा वहाँ पर जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी रहेगी उसकी क्या रहेगी, वहाँ पर डोमिनेंस रहेगी। लेकिन पावर शेयरिंग में क्या होता है, तो पावर शेयरिंग के अंदर जो पावर होते हैं वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, पावर डिवाइड होते हैं, यानी कि पावर उनके साथ क्या होते हैं, शेयर होते हैं। किसी के पास क्या होता है, डोमिनेंस पावर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के पास रहते जो पावर शेयर होते हैं। तो जितने भी वहाँ पर ग्रुप्स का फॉर्मेशन होगा, जितने भी ग्रुप्स बनते हैं, तो पावर क्या होता है, उन सभी ग्रुप्स में क्या होते हैं, अमंग में क्या होते हैं, पावर को शेयर किया जाता है। पहला सेकंड हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, मेजॉरिटिज्म emphasize the need of consensus building while power sharing emphasize the exclusion of
माइनॉरिटी ग्रुप्स तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। माइनॉरिटी ग्रुप्स हमेशा क्या करती है, पावर शेयरिंग में माइनॉरिटी ग्रुप्स का एक्सक्लूजन कहीं से भी नहीं होता है, उनको बहिष्कार कहीं से भी नहीं किया जाता है, क्योंकि पावर शेयरिंग का मतलब ही क्या होता है, पावर जो होता है वो हमारा अलग अलग ग्रुप्स में क्या करते हैं हम लोग पावर को बांट देते हैं ना। पावर किसी के पास, एक सिंपल पर्सन के पास नहीं रहता है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास नहीं रहता है। पर्टिकुलर हमें जितने भी ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है, पावर बेसिकली क्या होता है हमारा, तो उन सभी ग्रुप्स के अंदर पावर क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे क्या बताते हैं, मेजॉरिटिज्म एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एकोमोडेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाइल पावर शेयरिंग एम्फेसाइज द नीड ऑफ मेजॉरिटी रूल। अब इसमें बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं, तो मेजॉरिटी हम जो एम्फेसाइज करते हैं किसको, इंपॉर्टेंस को, किसके इंपॉर्टेंस को, तो एकोमोडेशन माइनॉरिटी के इंपॉर्टेंस को, उनके इंटरेस्ट को क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाएगा हमारा। और पावर शेयरिंग क्या करते हैं, तो किसको एम्फेसाइज करते हैं, तो मेजॉरिटी के रूल को एम्फेसाइज करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पावर शेयरिंग में कभी मेजॉरिटी रूल में क्या होते हैं, होते ही नहीं है। मेजॉरिटी में रूल क्या करते हैं, जब भी बात आती है पावर शेयरिंग की, तो वहाँ पे पावर डिफरेंट ग्रुप्स में अलग अलग इक्वली बंटते हैं, मेजॉरिटी कहीं पे भी किन्हीं का वहाँ पर नहीं रहता है। एंड लास्ट हमारे ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, तो मेजॉरिटिज्म एम्फेसाइज द नीड फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स while power sharing emphasize the use of force to impose the majority's will। तो ऐसा भी नहीं होता है कि मेजोरिटी रूल्स के लिए एम्फोसाइज किया जाए, प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि जब बात आती है पावर शेयरिंग की, तो यहाँ पे किसी भी तरह से क्या करते हैं, फोर्सफुली किसी भी चीज़ को क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती का किसी पे थोपा नहीं जाता है ना। वहाँ पर इक्वली पावर शेयरिंग में क्या करते हैं, सभी के पास पावर होते हैं, कि इक्वली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसीजन पे क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम अपने कंट्री की बात करते हैं, तो हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट के जो पिलर्स हमारे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे, है ना, और हमारे लेजिस्लेटिव हैं, एंड लास्ट हमारे क्या है, जुडिशरी हैं। तो इनमें तीनों का क्या है, ये जो तीनों अलग अलग ग्रुप्स का फॉर्मेशन गवर्नमेंट जो करती है, इन तीनों का क्या है, अपना अपना अलग अलग इनमें पावर शेयरिंग है। ये तीनों अपने अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, वर्क करते हैं, कि कोई भी क्या करते हैं, किसी तीसरे या किसी भी अदर में क्या करते हैं, वर्क में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तीनों का जो पावर शेयर है, वो तीनों का बेसिकली पावर शेयर क्या है, तो तीनों का बेसिकली पावर शेयर क्या है, अपना अलग अलग तीनों का पावर शेयर है हमारा। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मेजॉरिटी निज़म इम्फेसाइज करता है किसको, डोमिनेंस को मेजॉरिटी में, यानी कि मेजॉरिटीज़म क्या करेगा, मेजॉरिटी रूल को ही क्या करेगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा उन्हीं को क्या करेंगे, फेवर करेंगे। लेकिन जो पावर शेयरिंग हमारा होता है, वो पावर को क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करता है, इक्वली बराबर में क्या करता है, पावर को शेयर करता है, पावर को बांटता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, तो बेसिकली हमारे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। तो पहला इसमें क्या बोल रहा है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, बेसिकली यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, आर मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन बी, मार्क योर आंसर एज पर द कोड्स प्रोवाइडेड बिलो। तो बेसिकली क्या बोला, हम यहाँ पर 2 क्या गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक में असर्शन दिया गया है और एक में क्या हमें उसके रीजन दिए गए हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, अपने ऑप्शंस के कोड के थ्रू क्या करने हैं, अपने ऑप्शंस को हमें चेक करने हैं। जिसमें पहला हमारा असर्शन क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो बिल्कुल सही है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अपने, जैसा हम लोग अब तक पढ़ा होगा आपने कि तो बेसिकली क्या होता है, डेमोक्रेसी जो प्रिंसिपल बेस ही किस पर होती है, तो डेमोक्रेसी बेस ही किस पर होती है, हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर क्या होती है, हमारी बेस होती है। किसके ऊपर हमारी बेस होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस होती है। नेक्स्ट हमारा रीजन क्या दे रहा है इसका, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल से इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहे हैं कि सर रीजन हमें क्या बोल रहे हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके पास क्या होता है, इक्वल से होता है, यानी कि उनके पास इक्वल राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सके, इलेक्ट कर सके। तो बिल्कुल हमने जब हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, फीचर 1 पर्सन है ना, 1 वोट और 1 वैल्यू की बात जब हम लोग करते हैं,
तो इसमें हर किसी के पास क्या होता है, तो इसमें हर किसी के पास क्या होता है, इक्वली शेयर होता है, क्योंकि हर किसी पर्सन के पास क्या है, एक सिंगल वोट है, उनके एक ही वो वोट दे सकते हैं, उनके वोट का वैल्यू भी क्या रहता है, सबका सेम रहता है। इसमें हम लोग देखेंगे तो हमारे आंसर में क्या, पहला ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो दोनों हमारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या बोल रहा है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बोल रहे हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो ये भी हमारे सही है, लेकिन इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बेसिकली यहाँ पे नॉट होने चाहिए हमारे, है ना, यहाँ पर क्या होने चाहिए, नॉट होने चाहिए। एंड नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है ऑप्शंस में कि ए इज द करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही क्या है, हमारे सही है ना, ए और आर हमारे दोनों ही क्या है, सही है। एंड लास्ट में क्या बोल रहा है ऑप्शंस, तो ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर में नहीं आएंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें जो आंसर हो जाएंगे वो कौन से सही हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली नॉट होता है ना, तो बेसिकली यहाँ पे आंसर सही कौन से हो जाएंगे, हमारे ए। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉट को अगर हम लोग हटा के देखते हैं तो हम लोग स्टेटमेंट हमें दोनों ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर नॉट होना चाहिए था, जिसकी रीजन में हम लोग क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे, है ना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर हमें 8 क्या बोलता है, तो राहुल हैज अ सैक ऑफ कॉटन, है ना, राहुल के पास क्या है, कॉटन का एक बोरा है, बट ही इज इन नीड ऑफ वीट। लेकिन उसको क्या चाहिए, तो उसके पास तो कॉटन का एक बोरा है, लेकिन उसको चाहिए क्या, वीट चाहिए, यानी कि उसको गेहूं चाहिए। एंड अनुज हैज अ सैक ऑफ वीट, और अनुज के पास क्या है, एक सैक ऑफ वीट, यानी कि उसके पास क्या है, एक गेहूं का बोरा है। एंड इज इन नीड ऑफ कॉटन, और उसको क्या चाहिए, गेहूं के बदले, तो उसको गेहूं के बदले कॉटन चाहिए। अंडर दिस सिचुएशन बोथ विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर गुड्स, और इस कंडीशन से क्या करेंगे, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों ही क्या करेंगे, अपने सामान को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ सच कोइंसिडेंस, लेकिन यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि सपोज कर दो इन केस में अगर क्या हो, तो ये जो डबल कोइंसिडेंस सिस्टम जो है, अगर ये नहीं होते वांट्स के, तब क्या होता, तब मे नॉट एक्सचेंज देयर गुड्स, तब ये क्या कर पाते, अपने गुड्स को क्या कर पाते, एक्सचेंज नहीं कर पाते। जैसा हमने पढ़ा मनी चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा, तो बेसिकली मनी क्रेडिट चैप्टर में क्या पढ़ने हमें, तो बार्टर सिस्टम हमें पढ़ने, क्या पढ़ने हमें, तो बार्टर सिस्टम पढ़ने हमारे, हमने क्या पढ़ने थे, बार्टर सिस्टम हमें पढ़ने, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम को वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसमें एग्जैक्टली बेसिकली होता ये था पहले ना, कि पहले के टाइम पे क्या था, जैसे हम लोग अभी के टाइम पे देखते हैं, तो अभी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, हमारा अभी के टाइम पे जो हमारा क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, अभी के टाइम पे जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है, हमारा मनी है, यानी कि पैसा है। तो पैसे से बदल के हम लोग अभी के टाइम पे कोई भी सामान को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन आज से बहुत समय पहले क्या था, मनी जब इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो लोग किसका यूज़ करते थे, हमारे तो बार्टर सिस्टम का लोग यूज़ करते थे। अब इसमें क्या होती, तो डबल कोइंसिडेंस होना पड़ता था, क्या होना पड़ता था, तो डबल कोइंसिडेंस होना पड़ता था। अब इसे प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के थ्रू समझकर हम लोग देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारा ए एक पर्सन है और यहाँ पर एक पर्सन बी है। ए के पास क्या है, हम सपोज कर लेते हैं कि ए के पास क्या है, एक बुक है, और बी के पास क्या है, एक पेन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं पहले इसको इतने एग्जाम्पल से। अब ए को किस चीज़ की नीड है, तो ए को चाहिए पेन चाहिए, और बी को क्या चाहिए, बुक चाहिए। तो अगर ये दोनों के पास चीज़ें एक दूसरे से सिमिलरिटी वे में है, तो ये चीज़ें अपने आप को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज तो कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब ए को क्या चाहिए, अब बी क्या करेगा, बी को तो बुक चाहिए, लेकिन बी के पास अगर हम सपोज कर लें कि इसके पास अगर एक कॉपी हो जाए, क्या हो जाए,
कॉपी हो जाए। तो ए क्या करेगा, इसे डिमांड करेगा कि मुझे पेन चाहिए, बी को बुक तो चाहिए, लेकिन जब जो चीज़ ए को हम मान लेते हैं कि पेन चाहिए, तो क्या पेन बी के पास है, बी के पास तो कॉपी है। तो इसमें दोनों के नीड्स क्या होने पड़ते थे, सेम होने पड़ते थे। अगर किसी एक पर्सन के भी नीड क्या कर रहे हैं, सेम नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सचेंज क्या हो पाती थी, नहीं हो पाती थी, जिस कारण से क्या होती थी, प्रॉब्लम जनरेट होती थी, जिस कारण से आगे चलकर एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको आज हम लोग क्या समझते हैं, मनी के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती थी, डबल कोइंसिडेंस होना पड़ता था। यानी कि अगर ए को क्या चाहिए, पेन चाहिए, तो बी बुक के बदले पेन ले, तभी ये पॉसिबल हो पाती, नहीं तो डीलिंग क्या हो पाती थी, पॉसिबल वहाँ पर नहीं हो पाती थी। तो इस हमारे स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, तो हमें बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एलिमिनेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसमें हमें कौन से ऐसे बेटर मीडियम ऑफ एक्सचेंज दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या हो सकते हैं, डीलिंग हो पाती है। तो पहला हम लोग देखेंगे क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये भी होना चाहिए, है ना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यहाँ भी हमारे हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यहाँ भी है, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यहाँ भी है। यानी कि हमें कहाँ से देखना है, यहाँ से। तो इसमें क्या बोल रहा है हमारा, एक्सचेंजिंग कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, सामान के बदले सामान क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। बदल तो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोइंसिडेंस होना पड़ेगा। यानी कि ए और बी दोनों के पास सेम चीज़ होना चाहिए, जो एक दूसरे को एक्सचेंज करना चाहते हैं। अगर ए क्या करना चाहता है, बुक के बदले पेन, अगर बी नहीं लेना चाहता है देने के बदले, तो ये डील हो पाएगी, तो डील यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो एक सामान को, कम्युनिटी को एक्सचेंज तो कर सकते हैं, लेकिन डबल कम्युनिटी यहाँ पर होना क्या है, कंपलसरी है, जिस कारण हमारी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, क्रेडिट ऑन कॉमोडिटी, सामान के बदले उधार। तो उस टाइम पे सामान के बदले उधार क्या करती थी, नहीं चलती थी, क्योंकि हम लोग गुड्स को ही क्या करते थे, एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग क्या करते थे, चलाते थे। तो ऑप्शन बी भी हमारे क्या हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है लोन ऑन कॉमोडिटी, तो लोन भी नहीं मिलती थी उस टाइम पे सामानों पे, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि लास्ट ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा तो चलेगा, नहीं तो क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मनी। एंड करेक्ट टाइम में क्या करते हैं हम लोग, मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग लेते हैं। तो अभी के टाइम पे मनी से हम लोग किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को मिला करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी के टाइम पे कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें आज 500 रुपया कोई सामान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके बदले हमें कोई सामान नहीं देने पड़ते हैं किसी दूसरे को, उसके 500 सामान की वैल्यू होती है, 500 अगर किसी सामान की वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, 500 रुपया देकर क्या कर लेंगे, उस सामान को हम लोग खरीद सकते हैं। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ, अभी के टाइम पे हमारा क्या करता है, एज एन मनी क्या है हमारा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है, पहले इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारे कि हम क्या हैं, एक सिटीजन है, यानी कि नागरिक हैं, कैसे देश के, तो ऐसे देश के जहाँ पर लोकतांत्रिक क्या है, सरकार, यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन है ना। आगे हम लोग देखेंगे, यू वांट टू इंश्योर दैट द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन योर कंट्री इज इफेक्टिव। और आपको ये क्या करना है, इंश्योर करना है कि हमें उस कंट्री में क्या हो रही है, हमारी जो पावर शेयरिंग कंट्री में है वो कैसी है, इफेक्टिव है। एंड दैट नो वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज़ एब्सोल्यूट पावर, और गवर्नमेंट के किसी भी ब्रांच के पास क्या है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम ये चेक करना है कि इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो रहा है हमारा, तो इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो रहा है हमारा, जो पावर शेयरिंग है वो पावर शेयरिंग सबकी अपनी डिफरेंट है, किसी के पास, एक के पास भी क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड बेस्ट मीट दिस गोल। तो इसमें से हमें देखने हैं कि ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो बेसिकली क्या हो जाएंगे, हमारे इन चीज़ों को क्या करते हैं, सही से सुटेबल करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है ए में, ऑल पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेचर ओनली। ये भी नहीं होंगे हमारे, अगर लेजिस्लेचर के पास सारी पावर आ जाए तो बाकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, तो बेसिकली क्या होती है, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, तो बेसिकली उसके कितने पिलर्स होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं। एक होती है हमारी एग्जीक्यूटिव होती है ना, दूसरी क्या होती है हमारी, लेजिस्लेटिव होती है। क्या होती है,
लेजिस्लेटिव होती है, और तीसरी हमारी क्या हो जाती है, तो तीसरी हमारी जुडिशरी हो जाती है। अब इन तीनों में क्या होता है, पावर शेयरिंग क्या होता है हमारा गवर्नमेंट में या किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इन तीनों के अंदर क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग होना चाहिए। और अगर क्या हो रही है हमारी, इन तीनों में से कहीं भी क्या हो रही है, पावर शेयरिंग अगर क्या हो रही है हमारी नहीं हो पा रही है ठीक से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, जब पावर शेयरिंग तीनों में क्या होना चाहिए हमारा, इक्वली पावर शेयरिंग होना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी में भी क्या हमारी पावर शेयरिंग अगर नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं हमारे, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या कर पाती है, ठीक से वर्क नहीं कर पाती है। यानी कि अगर लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाते हैं, कौन होते हैं लेजिस्लेचर में, जो कानून क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी कि कानून बनाने के पास क्या जाएगा, जो कानून बनाते हैं, जो लेजिस्लेचर हमारे होते हैं, अगर उनके पास एक अल्टीमेट पावर आ जाए, तो क्या गवर्नमेंट सही से सस्टेन कर पाएगी, तो गवर्नमेंट वहाँ पर सही से क्या कर पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी। वो अपने मन से क्या करेंगे, जो भी उनको लॉ पसंद आएंगी, चाहे वो लॉ गलत भी क्यों ना हो, वो उस लॉ को क्या कर देंगे, बनाना शुरू कर देंगे। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, power is divided between the central government and the state or provinces with each having its own sphere of influence। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डाउट में रखते हैं, हम लोग आगे अपने आंसर में चलते हैं। क्या बोला हमारा नेक्स्ट, पावर इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ब्रांचेस विथ ईच ब्रांच हैविंग इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, power is shared among different levels of government such as the national, region and local government with each having some degrees of autonomy। यानी कि यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि कौन से ऐसे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, हमारा सही हो जाएगा, और हमारा स्टेटमेंट नंबर सी भी सही हो जाएगा, और बी भी हमारा क्या है, सही है। यानी कि पावर जो होते हैं वो तीनों में क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होते हैं, उनके प्रोविंसेस में पावर क्या होते हैं, अलग अलग डिवाइड होते हैं, और हर एक के पास क्या होता है, तो हर एक किसी के पास क्या होता है, अपना एक अलग क्या होता है, तो हर एक के पास अपना क्या होता है, अलग अपना एक इन्फ्लुएंस स्फीयर एरिया होता है। तो ये हमारे ऑप्शन भी सही है। दूसरा जो हमारे गवर्नमेंट पावर जो शेयर होते हैं, तो पावर अलग अलग जगह पर क्या होते हैं, तीनों में, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में पावर क्या होते हैं, अलग अलग हमारी पावर क्या होते हैं, उनमें अलग अलग पावर क्या चल जाएंगे, आपके ब्रांचेस में अलग अलग पावर सेपरेट होते हैं। यानी कि सबके अलग अपने अलग अलग क्या होते हैं, पावर होते हैं, एंड उन पावर के अकॉर्डिंगली क्या होती है, तो उन गवर्नमेंट की क्या होती है, जिन तीनों बॉडीज़ की अपनी अपनी क्या होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट होंगे, लोकल रीजनल गवर्नमेंट हो गए, तो इनमें भी क्या होता है, पावर अलग अलग क्या होता है, डिवाइडेड होता है। हर एक के पास क्या होता है, अपनी खुद की एक क्या होती है, ऑटोनोमी होती है, जिस एरिया में क्या करते हैं वो पर्टिकुलरली अच्छे से क्या कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, बेस्ट मीट, यानी कि है तो ये तीनों सही, लेकिन हम लोग सबसे बेस्ट सूटेबल किसको मानेंगे, जो बेस्ट हम लोग सूटेबल मानेंगे वो हमारे आंसर कौन से हो जाएंगे, तो इसमें हमारे हो जाएंगे हमारे आंसर ऑप्शन नंबर हमारे सी हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जो 3 लेवल पे परफॉर्म करती है हमारी, वो 3 लेवल कौन से होते हैं हमारे, तो वो 3 लेवल हमारे हो जाते हैं, पहले होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव, दूसरे होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव, है ना, और थर्ड में हो जाते हैं हमारे जुडिशरी। थर्ड में क्या हो जाते हैं हमारे जुडिशरी। अगर इसको समझने के कोशिश, तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव क्या करती है, कानून को बनाती है। कानून क्या करती है, कानून बनाती है, यानी कि लॉ बनाती है। क्या बनाती है, लॉ को। लेजिस्लेटिव क्या करेगी, लॉ को बनाएंगे। जो पार्लियामेंट में जो लोग क्या करते हैं, कानून को बनाते हैं। और जब ये कानून क्या हो जाएगा, बन जाएगा, तो इसको काम कौन करेगी, तो एग्जीक्यूटिव इसको क्या करेंगे, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। लॉ को क्या करेंगे, ये इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉ को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट लॉ यानी कि कानून जो नियम बनते हैं उसको क्या करवाते हैं, ये लागू करवाते हैं। और जुडिशरी क्या करती है, तो जुडिशरी रिव्यू करती है। क्या करती है जुडिशरी हमारी, तो इस लॉ को क्या करती है, रिव्यू करती है। जुडिशरी क्या करेगी, लॉ को रिव्यू करेगी। यानी कि जो कानून बना है वो कानून सही बना है नहीं बना, ये काम कौन देखती है, हमारी
जुडिशरी देखती है, यानी कि पहला क्या करेगी, लेजिस्लेटिव हमारी क्या करेगी, कानून को बनाएगी, लॉ बनाएगी। एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, हमारे उस लॉ को इम्प्लीमेंट, जो कानून बनती है उसको अलग अलग मशीनरी के थ्रू क्या करते हैं, उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे IAS ऑफिसर्स वगैरह हो गया ना, इस तरह के जो लोग होते हैं वो उस लॉ को क्या करते हैं, लागू करवाने की कोशिश करते हैं। और अगर कभी क्या हो गया, कभी ना कभी अगर कभी किसी तरीके से अगर सरकार ने क्या कर दिया, लेजिस्लेटिव ने किसी लॉ को गलत नहीं किया, लॉ क्या कर रहे हैं हमारे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं, किसको, तो अगर कल को लॉ हमारे क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वायलेट, यानी कि संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस लॉ को रिव्यू करके लॉ को बदलती कौन है, हमारी बदलने का काम कौन करती है, तो ये हमारी जुडिशरी करती है। यानी कि जो हमारे सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पावर्स सेपरेटेड होते हैं किसमें, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशियल ब्रांचेस में क्या होते हैं, पावर अलग अलग क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर कौन से, तो बेसिकली हमारे क्या है, पिक्चर क्वेश्चन है। क्या इसमें बोला गया है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बेसिकली क्या किया है, एक पेंटिंग दिया गया है ना, तो ये पेंटिंग को देख करके बताने हैं कि ये पेंटिंग किसका है, कौन से जगह का है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला हमारा है क्या, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, दूसरा हमारा रिचस्टैग है, तीसरे हमारे क्या है, ड्यूमा है, और फोर्थ हमारे कौन से, ऑप्शन नंबर डी हमारा द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो बेसिकली ये पिक्चर हमें किन चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो ये जो पिक्चर हमारी, ये पिक्चर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पिक्चर बेसिकली पेंटिंग किसकी है, जो पेंटिंग हमारी है पार्लियामेंट की, किसकी पार्लियामेंट की हमारी है, तो फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है उसकी क्या है हमारी ये पेंटिंग है। यानी कि इसमें हमारे ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएंगे, तो हमारे जो ऑप्शन नंबर ए है, हमारे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी कि ये जो पेंटिंग दी गई है, ये पेंटिंग किसकी है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, किसकी पेंटिंग होगा हमारी ये, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की हमारी पेंटिंग है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन हमारे, इवेलुएट, क्या करने हैं हम इसमें, इवेलुएट करने हैं द इम्पैक्ट्स ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड, है ना, ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी कि इसमें हमें क्या बोला गया, तो इसमें हमें सबसे पहले ये बोले गए हैं कि ये बेसिकली इसमें क्या होने चाहिए, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो जब हम एक फॉरेन ट्रेड को ओपन करते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, किसके ऊपर, तो ग्लोबली इकोनॉमी पे क्या होते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इसके बारे में क्या करने हमें देखने हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीज, यानी कि मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, गुड्स का चॉइस क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, गुड्स का चॉइस क्या हो जाएगा मार्केट में हमारा बढ़ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हमारा है कि जब भी क्या करेंगे, जब एक ओपन ट्रेड आएगी, जब ओपन ट्रेड या पॉलिसी को हम लोग क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो बाहर से भी बहुत सारी कंपनियां क्या करेंगे, क्योंकि हम जब बिजनेस को अपने ग्लोबल लेवल पे लेके जा रहे हैं तो बहुत सारी कंपनियां भी क्या करेंगी, हमारे देश के अंदर आएंगी। अब जब कंपनियां आएंगी तो मार्केट क्या करेगा, बढ़ेगा, और जब मार्केट बढ़ेगा तो लोगों के पास क्या होगा, उनके सामान के लिए क्या होगा, चॉइस मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा उनको, अपने गुड्स के लिए चॉइस मिलेगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, प्रोड्यूसर्स फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली compete against each other despite the distance between their locations। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि जब क्या करेंगे, जैसे हम लोग समझने की कोशिश अगर करते हैं, मान लेते हैं कि हमारी क्या है, ए एक कंपनी है और एक कंपनी हमारी कौन सी है, बी। मान लेते हैं कि ये जो कंपनी हमारे कंट्री की है और ये जो कंपनी है फॉरेन कंपनी, मान लेते हैं इसको हम लोग कैसी कंपनी है, तो ये हमारी एक फॉरेन कंपनी है और ये हमारी एक कोई डोमेस्टिक कंपनी है, इंडिया की है, मान लेते हैं हम एग्जांपल में कि हमारी एक डोमेस्टिक कंपनी है। अब जब मार्केट ओपन होगी तो पहले लोगों के पास क्या था, बी का ऑप्शन नहीं है, लोगों के पास सिर्फ यही ऑप्शन था। लेकिन जब हम लोगों ने बिजनेस क्या करेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जब हम लोग क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, अब तो बी भी क्या करेगा, अब इंडिया के अंदर ही आके क्या करेगा, ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो जब बी इंडिया के अंदर आके ट्रेड करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लोगों के पास गुड्स का चॉइस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ जाएगा, है ना। तो पहला हमारे ऑप्शन यही बोल रहे हैं। दूसरे क्या बोल रहे हैं, जो प्रोड्यूस सामान बनाने वाले जो अलग अलग कंपनी है, भले वो रहते हो विदेश में, विदेश की कंपनी हो, लेकिन इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आने से क्या हो जाएगा, अब वो दोनों एक साथ ही क्या करेंगे, compete करेंगे, चाहे वो कितने दूर भी उनकी लोकेशन क्यों ना हो। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा,
सही हो जाएगा। सेकंड हमें क्या बोल रहा है, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इसमें क्या बोल रहा है, हम आगे देखते हैं। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर फॉरेन कंपनी हमारे पास आ रही है तो उसका सामान हमें हमेशा क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड में बोल रहे हैं फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स। इसे फॉरेन ट्रेड से क्या होगा, मार्केट आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे और डिफरेंट कंट्रीज में क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन होगा। तो ऐसा भी क्या है हमारे बहुत हद तक अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल हमारा क्या चला जाएगा, सही चला जाएगा। क्योंकि जब बेसिकली क्या होंगे, जब अलग अलग कंपनियां क्या करेंगी, विदेशी कंपनी जब एक जगह पर एक ही कंट्री के अंदर जब क्या करेंगी, आएंगी, तो उससे क्या होगा, मार्केट्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट होंगे। यानी कि सभी मार्केट का अलग अलग कंट्रीज के जो मार्केट हैं वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक जगह पर आके रह जाएंगे। जैसे अभी के टाइम पे इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारी विदेशी कंपनी इंडिया के अंदर में है ना, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी जो विदेशी कंपनियां हैं अभी के टाइम पे क्या इंडिया के अंदर में है, जिससे इनका मार्केट क्या होता है, कहीं ना कहीं कंट्रीज के बीच में क्या होता है, रिलेशन बहुत ज़्यादा सही होता है। तो हमारे इसमें कौन जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारे क्या है, सही है। तो हम लोग ऑप्शंस को अपने देखते हैं। तो ऑप्शंस में हमारे कौन से हैं, पहला में 1 and 2 आर अप्रोप्रिएट बोल रहा है, तो ये हमारे नहीं होंगे। हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या है, सही है। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, 1, 2 and 3 आर अप्रोप्रिएट, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑल द स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएट, तो बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। क्वालिटी गुड्स जब भी क्या होती है, जब विदेशी कंपनी इंडिया के अंदर आएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उनके आने से क्या हो जाएगा, हमारा गुड्स का क्वालिटी हमेशा सही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्ट क्या बोल रहे हैं, ओनली स्टेटमेंट 4 इज अप्रोप्रिएट, ये तो बिल्कुल भी 4 क्या होने वाला है, हमारा आंसर नहीं होने वाला है ना। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताते हैं हमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। यानी कि क्या बोल रहे हैं, हमें स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए क्या करना है, एक सही से हमें क्या करना है, ऑप्शंस को हमें चूज करने हैं। तो क्या बोल रहा है हमें स्टेटमेंट, इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन्स अ राइट, यानी कि कोई सरकार क्या कर रही है, अपने नागरिक को अगर राइट दे रही, यानी कि अधिकार दे रही है, एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, और क्या करे कि ये बता रही है कि सरकार ने जो फैसला लिया है लोग उसकी क्या करें, जांच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कैसी गवर्नमेंट है, क्या ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्या एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, या फिर क्या एक हमारी कैसी गवर्नमेंट हो जाएगी, तो क्या हमारी क्या है, एक स्टेबल गवर्नमेंट है। कैसी गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो क्या ये हमारी क्या है, एक स्टेबल गवर्नमेंट है। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो बेसिकली क्या होती है, अकाउंटेबल का मतलब क्या होती है, जवाबदेही होती है। क्या होती है, जवाबदेही, है ना। यानी कि सरकार जो भी काम करती है वो अकाउंटेबल होती है, किसके प्रति, तो अपने सिटीजन्स के प्रति क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। यानी कि जब वो कोई फैसला ले रही है तो अगर वो उस फैसले को क्या कर रही है, लोगों को जांच करने की दे रही है कि मैंने जो ये फैसला लिया है वो फैसला सही है या फिर फैसला सही नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट हमारी कैसी है, तो गवर्नमेंट हमारी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। कैसी गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है ना। कैसी गवर्नमेंट हो जाएगी हमारी, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमें अरेंज करने हैं। क्या करने हैं, हमें अरेंज करने हैं। क्या इसमें बोला गया, हमें अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंटियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट शेप्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिए गए, कुछ हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और वो ऑप्शंस हमें क्या करने हैं, ये बता रहे हैं कि बेसिकली क्या होना चाहिए, इनको हमें सही सीक्वेंस में क्या करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है, जिससे नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या मिला, एक शेप मिला। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, ऑप्शंस में देखने हैं। पहला ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है, जनरल डायर ओपन्ड फायर एट द लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। यानी कि यहाँ पे जलियांवाला बाग के इंसिडेंट की बात की जा रही है। तो जैसा हमें पता है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हमारा कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हमारा हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, है ना। ये पहला हमारा इंसिडेंट है ना। सेकंड हम लोग देखते हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द
इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब क्या करिए लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती कराई जाए तब की बात कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, द डिफीट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर ऑफ तुर्की लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ खलीफा मूवमेंट, यानी कि खलीफा मूवमेंट की बात की जा रही है। एंड लास्ट हमारे हैं गांधी जी लॉन्च्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया था, एक सत्याग्रह को क्या किया था महात्मा गांधी ने फॉर्म किया था। तो बेसिकली महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह को फॉर्म किया था तो वो सत्याग्रह के फॉर्मेशन का डेट कब था, तो सत्याग्रह के फॉर्मेशन का डेट था जो हमारा वो क्या था 6 अप्रैल था। कब था हमारा सत्याग्रह डेट का फॉर्मेशन 6 अप्रैल 1999। तो कब था डेट हमारा 6 अप्रैल 1999 को फॉर्मेशन किया गया था, है ना। कब फॉर्मेशन किया गया था 6 अप्रैल 1919 को फॉर्म किया गया था। और जहाँ तक बात की जा रही है डिफीट ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करने की, तो ये बेसिकली खलीफा मूवमेंट को स्टार्ट करने की अगर बात करें तो खलीफा मूवमेंट को जो स्टार्ट किया गया था इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, तो इसकी जो कमेटी बनी थी वो मार्च 1919 में बनी थी हमारी। एंड लास्ट में क्या हुई थी हमारी फोर्स रिक्रूटमेंट की गई थी किसकी, जो कैरिड हुई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू। एंड इकोनॉमिक वहाँ पर क्या हुए थे हार्डशिप लोगों को फेस करने पड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो यहाँ से अगर हम अपने ऑप्शंस को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे ऑप्शन नंबर सबसे पहले हमारे कौन से सही हो जाएंगे, तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा वो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले क्या किया गया था फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया था। क्या किया गया था, फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया था ना, यानी कि जो मार्च 1919 में क्या किए गए थे फोर्स रिक्रूटमेंट किए गए थे। तो वो बेसिकली क्या हो जाएंगे हमारे क्या किए गए थे हमारे फोर्स रिक्रूटमेंट किए गए थे, है ना। तो सबसे पहला हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो इसमें जो हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएंगे हमारे, तो इसमें हमारे ऑप्शन नंबर सही होने चाहिए हमारे, यानी कि सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा किस में चला जाएगा, तो सबसे पहला हमारा चला जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन हमारे बी क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। यानी कि जो सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ था हमारा वो सबसे पहला इंसिडेंट कब हुआ था हमारा, तो सबसे पहला इंसिडेंट हमारा हुआ था ज़बरदस्ती क्या की गई थी लोगों की पहले भर्ती करवाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ था हमारा, तो उसके बाद हमारे क्या चले जाएंगे हमारे जलियांवाला बाग हमारा क्या चला जाएगा इंसिडेंट चला जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा जलियांवाला बाग क्या हो जाएगा हमारा इंसिडेंट होगा। यानी कि हम लोग अगर डेट वाइज देखते हैं तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मूवमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर बात किसकी की जा रही है मूवमेंट की। तो मूवमेंट क्या होती है, तो मूवमेंट को हम लोग एक पर्टिकुलर डेट पे क्या रखेंगे नहीं लेंगे। मूवमेंट को हम लोग क्या करेंगे एक पर्टिकुलर डेट पर हम लोग क्या लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि मूवमेंट हमेशा क्या होती है मूवमेंट एक लंबे समय तक क्या करती है चलती है। मूवमेंट क्या होती है किसी एक पर्टिकुलर डेट पे क्या होती है नहीं होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो हम समझने की कोशिश हमने आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त को, हमें इंडिपेंडेंस कब मिली 15 अगस्त 1947 को। तो बेसिकली क्या निकली ये हमारी एक इवेंट हुई, क्या हुई हमारी ये हमारा एक जो डेट आया इंडिपेंडेंस का ये हमारा एक इवेंट हुआ। लेकिन आज़ादी की जो मूवमेंट चलाई जा रही थी तो मूवमेंट तो कई सालों से यानी कि मूवमेंट की सब चलाई जाती है, मूवमेंट्स के लिए काफ़ी सालों से मूवमेंट चलाई जा रही थी। तो इसमें हम लोग मूवमेंट को क्या करेंगे अभी के लिए नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएगा हमारा बी में हम लोग करेक्शन देखेंगे तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा ऑप्शन होगा। यानी कि जो सबसे पहला क्या किया गया लोगों को फोर्स क्या किया गया रिक्रूटमेंट किया गया। एंड उसके बाद क्या हुए तो महात्मा गांधी ने क्या किया मार्च में क्या किया 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट क्या किया महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। यानी कि हमारे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएंगे हमारे, तो इसमें हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो गांधी जी क्या किए थे, तो बेसिकली जनरल डायर का जो इंसिडेंट निकला था तो बेसिकली उसमें क्या चला जाएगा तो 13 अप्रैल को। यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे फर्स्ट हो जाएंगे। एंड देन लास्ट हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑटोमन एम्पायर का डिफीट जो मूवमेंट आया खलीफा मूवमेंट का वो हमारा चला जाएगा। यानी कि हम लोग अपने आंसर की बात करते हैं तो हमारे आंसर इसमें ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे हमारे कौन से हो जाएंगे हमारे ऑप्शंस, पहले हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड होंगे, देन हमारे ऑप्शन नंबर 4 होंगे, देन हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होंगे एंड लास्ट ऑप्शन हमारे कौन से हो जाएंगे
थर्ड सही हो जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, करेक्शन यहाँ पर है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। यानी कि सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट होगा हमारा, तो सबसे पहले हमारा इंसिडेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, यानी कि फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया लोगों का। देन आफ्टर महात्मा गांधी ने क्या किया, एक नेशनल सत्याग्रह मूवमेंट को क्या किया, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में स्टार्ट किया। देन उसी ईयर क्या हो गया, अप्रैल 13 को महात्मा गांधी जनरल डायर ने क्या किया, जलियांवाला बाग में ह्यूमन मैसेकर, यहाँ पे लोगों को उसने क्या किया, मारा बहुत सारे लोगों को। और लास्ट हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि खिलाफत मूवमेंट के बारे में क्या जाएंगे, हमारे ऑप्शंस निकलेंगे। नेक्स्ट हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारे ऑप्शंस में क्या बोल रहे हैं, इफ देयर इज अ डिस्टरप्ट, क्या बोल रहे हैं, इफ देयर इज अ डिसरप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल्स मिल्क एटसेट्रा फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। यानी कि क्या बोला जा रहा है इसमें हमारा, तो इसमें हमें बोले ये जा रहे हैं कि बेसिकली क्या कर रहा है हमारा इसमें, तो अगर क्या हो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है। यानी कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बेसिकली लॉरीज वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने से मना कर रहे हैं। किस चीज़ का, तो वेजिटेबल्स और मिल्क। क्या बोल रहे हैं कि शहर में क्या करेंगे, नहीं ले जाएंगे, यानी कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में क्या करेंगे, सामान को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। जिस कारण से क्या होंगे, हमारे फूड विल बिकम स्कैर्स इन अर्बन एरिया। जिस कारण से क्या हो जाएगी, शहर के अंदर अर्बन एरियाज के अंदर खाने की क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। फार्मर्स वेयर एज फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। और ऐसा होने से क्या होगा, फार्मर जो किसान है वो अपना सामान भी क्या करेंगे, बेच नहीं पाएंगे। Which of the following sectors will be affected due to this situation stated above। तो हमें ये बताया गया कि इसमें इस चीज़ के होने से कौन सा जो हमारा सेक्टर है वो हमारा सेक्टर क्या हो जाएगा, इफेक्ट होगा। जिसमें लोग सेक्टर की बात करते हैं तो जो हमारा इकोनॉमी सेक्टर है, कौन सा जो हमारा इकोनॉमी सेक्टर किससे डिवाइडेड है, तो जो हमारा इकोनॉमी सेक्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा। पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, कौन सा होता है हमारा, प्राइमरी सेक्टर। सेकंड हमारे कौन से सेक्टर हो जाते हैं, तो सेकंड हमारे हो गए सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड हमारे हो जाते हैं हमारे, तो थर्ड हमारे हो जाते हैं टर्सरी सेक्टर। क्या हो जाते हैं हमारे, टर्सरी सेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो इन चीज़ों के होने से, यानी कि जब किसान क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, शहर के अंदर खाने की कमी हो जाएगी और फार्मर्स क्या करेंगे, अपने सामान को भी क्या कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होने वाली है, कौन से फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो बेसिकली नेचर पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, नेचर। जिसमें लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं, एग्रीकल्चर सबसे मेन हमारे होते हैं। सेकेंडरी में हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं। और थर्ड बेसिकली इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हमारे, है ना, ट्रांसपोर्ट आ जाएंगे हमारे, बैंकिंग आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे हमारे, बैंकिंग हो जाएंगे, इंश्योरेंस हो जाएंगे, है ना, ई कॉमर्स हो जाएंगे हमारे, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं हमारी, तो ये सारी चीज़ें हमारे टर्सरी सेक्टर में आती हैं। तो इसमें इन कारण से कौन सेक्टर हमारे इफेक्ट पड़ेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर फूड क्या करेंगे, फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी आगे जाएगी, यानी कि हमारा टर्सरी सेक्टर तो हमारा इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। टर्सरी सेक्टर क्या रहेगा हमारा इसके अंदर, इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। दूसरा क्या हो रहा है, फार्मर्स क्या कर पाएंगे, अपने एग्रीकल्चर जो चीज़ें किए हैं वो उसको बेच नहीं पाएंगे। तो बेसिकली एग्रीकल्चर की बात से एग्रीकल्चर भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। यानी कि प्राइमरी सेक्टर भी क्या होंगे हमारे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। और जब खाने क्या करेंगे, शहर के अंदर अनाज गेहूं वगैरह अगर नहीं पहुंचेंगे, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गए, जब ये क्या करेंगे शहर के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे तो इसकी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो पाएगी। यानी कि हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर हैं वो भी क्या होंगे, इससे इफेक्ट होंगे। जैसे अगर हम लोग मिल्क की बात, तो प्राइमरी हमारे आ गए तो ये तो हमारे इफेक्ट होंगे ही होंगे प्राइमरी सेक्टर में। इस मिल्क को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, मेरे टर्सरी सेक्टर भी क्या होने वाले हमारे इफेक्ट होने वाले हैं। और सेकेंडरी, अगर मिल्क नहीं पहुंचेगा तो लोगों के लिए मिल्क से हम लोग क्या करते हैं,
बटर, घी, आइसक्रीम्स वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं क्या होंगे, हमारे सेकेंडरी सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। तो इनसे क्या होगा, हमारे तीनों सेक्टर, हमारी इकोनॉमी के जो तीनों सेक्टर हैं, हमारी इकोनॉमी के तीनों सेक्टर इनसे क्या होने वाले हैं, इफेक्ट होने वाले हैं। जो हमारे ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, पहला इसमें सिर्फ दो ही की बात की जा रही है, ये भी हमारी प्राइमरी इसमें नहीं बात की गई है। हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन नंबर हमारे सी सही हो जाएंगे, यानी कि टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी तीनों सेक्टर हमारे क्या होने वाले हैं, इससे इफेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसमें से हमें क्या करने हैं, कौन से आंसर हमारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे, उसको हमें क्या करने हैं, चेक करने हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वेयर इंपोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर्स इस्टेब्लिश्ड देयर आउटपोस्ट इन चाइना। तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि सिंपली क्या बोला गया, जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स है और जो मैकेनिकल प्रेस थे, ये इनको कहाँ इंपोर्ट किया गया, कहाँ पे इंपोर्ट किया गया इनको, कब से, तो 19th सेंचुरी के अंदर इनको इंपोर्ट किया। तो बिल्कुल क्या हमारा स्टेटमेंट सही है। जो क्या बताता था, तो वेस्टर्न पावर्स को क्या बताता था कि उनकी पावर क्या हो चुकी है, चाइना के अंदर उनकी पावर क्या हो चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बीजिंग बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर केटरिंग टू वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, गलत, यानी कि बीजिंग नहीं था, यहाँ पर किसकी बात आती है, तो संघाई की। हब कौन बना था यहाँ पर, तो संघाई क्या था, आपका हब था किस चीज का, तो न्यू प्रिंट कल्चर का किसका हब था, कौन हब था, तो हब था संघाई, ना कि बीजिंग। यानी कि हमारे स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और स्टेटमेंट हमारे आर स्टेटमेंट 2 हमारे क्या हो जाएंगे, गलत। यानी कि पहला ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट इन करेक्ट। सेकंड हमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट ये हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये भी हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। या लास्ट हमारे हैं बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे गलत। इनमें ऑप्शन नंबर कौन से होंगे, हमारे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। यानी कि इसमें ऑप्शंस में क्या है, हमारे जो बीजिंग की जगह पे हमारे ऑप्शंस में क्या रहेंगे, संघाई, याद रखेंगे। तो सेंटर हब कौन बना था प्रिंट कल्चर का, तो चाइना के अंदर जो प्रिंट कल्चर का जो हब था, वो हब कौन था, हमारा संघाई था। हब कौन था, तो संघाई क्या था, हब था। हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये हमें क्या बता रहे हैं, एम गेव हिज फ्रेंड क्लू। एम क्या करता है, अपने फ्रेंड को कुछ क्लू देता है, यानी कि कुछ अपने फ्रेंड को एक हिंट देता है, किसके बारे में, अबाउट अ टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि एक मिट्टी के बारे में क्या करता है, अपने फ्रेंड को वो हिंट देता है, दैट सूट्स फॉर ग्रोइंग कॉटन, जो बेसिकली क्या है, कॉटन के ग्रोथ के लिए क्या है, आपका सुटेबल है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज प्रोवाइडेड बाई एम वुड बी द मोस्ट यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ सॉइल। यानी कि हमें बात किसी बारे में की जा रही है, तो बात की जा रही है कॉटन के बारे में। जब बात कॉटन के बारे में की जा रही है तो हमें अच्छे से पता है कि कॉटन के लिए हमें कौन टाइप की सॉइल चाहिए होती है, तो कॉटन के लिए हमें ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। कैसी सॉइल चाहिए होती है, हमें ब्लैक सॉइल चाहिए होती है ना। तो हमें ऑप्शंस को देखते हैं। इट इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, it turns yellow when it is hydrated, it is rich in carnot and bhangar notes, एंड लास्ट हमारे इट इज़ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। तो इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, येलो क्या करते हैं, ब्लैक सॉइल हाइड्रेट में नहीं होते हैं, और ये कांगड़ बांगड़ में भी क्या होते हैं, रिच नहीं होंगे हमारे, है ना। इट इज़ अ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ये भी हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, नहीं होंगे। यानी कि जो ब्लैक सॉइल हमारे होते हैं, वो ब्लैक सॉइल क्या करते हैं, वो किस लिए जाने जाते हैं, तो मॉइस्चर को क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए, यानी कि पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करने के लिए क्या करते हैं कि जाने जाते हैं। कैपेसिटी इनके किस चीज़ की होती है, मॉइस्चर को होल्ड करने की क्या होती है, इनकी कैपेसिटी होती है। तो बेसिकली जो कुछ हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या मिलेंगे, हमारे नॉलेज बेस्ड भी क्वेश्चन कुछ मिलेंगे हमें, यानी कि डायरेक्ट हमें आंसर नहीं पूछेंगे, यानी कि इस तरह से आंसर हमारे ब्लैक सॉइल का ही आएगा,
लेकिन इस ब्लैक शॉर्क के जो फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके बेस पे क्या करेंगे, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम में हमें देखने को क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं, है ना। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि क्या बोल रहा है कि हमें राइट ऑप्शन क्या करने हैं, ब्लैंक को फिल करने के लिए सही करने, यानी कि स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द इमरजेंस ऑफ ब्लैंक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि किस चीज का इमरजेंस डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो क्या होता है, हमारा राइज होता है। किसका राइज होता है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी का हमारा राइज होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो राइज हो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, हमारा माइनॉरिटी मॉनिटरी डेमोक्रेसी से, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से। तो हम लोगों ने देखा है डेमोक्रेसी के अंदर क्या होती है, तो हमने देखा है बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो इंडिया के अंदर हम लोगों ने डेमोक्रेसी को जो अडॉप्ट किया है वो कौन सी डेमोक्रेसी है हमारी, तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कैसी डेमोक्रेसी है, तो रिप्रेजेंटेटिव क्या है, डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से ही क्या होता है हमारा, तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, राइज होता है। किसका राइज होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है, राइज होता है। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप। तो बेसिकली क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारे जो लीडर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो जब हम उनको इलेक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पीपल को क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते, यानी कि पीपल को क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो पीपल को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल को रिप्रेजेंट करने का मोटिव क्या होता है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंटेटिव हमारी जो डेमोक्रेसी है तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर सभी से क्या करना, डिसीजन लेना, सभी के लिए काम कर पाना, सभी से पूछ के कोई लॉ बनाना पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए, खासकर हमारे इंडिया के लिए जहाँ पर पॉपुलेशन करीब करीब 140 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें क्या है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने कौन सी डेमोक्रेसी को लिया है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हमने क्या किया है, लिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, और वो क्या करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं। तो हमारे ऑप्शन इसमें कौन से सही हो जाएंगे हमारे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो जाएंगे, द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इज डायरेक्टली कनेक्ट टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एज, क्या होंगे हमारे, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड कंपटीशन। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, हमारा जो इंटीग्रेशन होता है, यानी कि जब अलग अलग कंट्री क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर कोई काम को करते हैं, तो उससे किस चीज़ का बर्थ होता है हमारा, तो उससे हमारा बर्थ किस चीज़ का होता है, हमारा ग्लोबलाइजेशन का। किसका बर्थ होगा, हमारा ग्लोबलाइजेशन का। जैसा कि हमने देखा कि 1991 में, कब, 1900 बेसिकली कब हुआ, तो हमारा 1999 के अंदर हमने देखा कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था। किस चीज़ का रिफॉर्म किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था। इकोनॉमिक क्या किया था, रिफॉर्म्स किया था, जिसमें हमने LPG को क्या किया, अडॉप्ट किया। एल का मतलब होता है हमारा लिबराइजेशन। क्या होता है हमारा एल का मतलब हमारा होता है लिबराइजेशन, है ना। एल का मतलब हमारा हो जाएगा लिबराइजेशन। पी का मतलब हमारा होता है प्राइवेटाइजेशन। पी का मतलब हमारा क्या हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन। और जी का मतलब हमारा हो जाता है ग्लोबलाइजेशन। जी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इस तीनों में क्या किया, 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया, LPG को, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू LPG को क्या किया, अडॉप्ट किया।
लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग बिजनेसमैन को क्या करेंगे, उनके जो लॉ बनाई गई थी उस लॉ में क्या करेंगे, थोड़ी बहुत ढील देंगे, यानी कि बहुत हाई रिस्ट्रिक्टेड लॉज वगैरह क्या करेंगे, इंप्लीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जिससे जो बिजनेस वाले हैं उनको भी क्या करें, बिजनेस करने में थोड़ी सी फ्रीडम मिले, थोड़े से क्या बनेंगे, लिबरल बनेंगे, किनके प्रति, बिजनेसमैन के प्रति, ताकि वो अपने बिजनेस को थोड़े अच्छे ढंग से क्या करें, चला सके। लास्ट क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी कि प्राइवेट लोगों को भी क्या दिया गया, मौका दिया गया कि वो भी क्या करें, आएँ और बिजनेस वगैरह करें। जैसे हम लोग आज से बहुत पहले देखेंगे तो बहुत पहले क्या होती थी, सर प्राइवेट कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी, जैसे हमारे आज के टाइम पे जो हम लोग कंपनियां देख रहे हैं, है ना, जैसे हमारी रिलायंस जियो वगैरह हो गई, है ना, इस तरह की जो प्राइवेट कंपनियां थी, बहुत पहले इस तरह की कंपनियां नहीं हुआ करती थी। पहले सरकार क्या करती थी, उन चीज़ों पर कहने का क्या करती थी, कंट्रोल करके रखती थी। तो बाद में ये मौका बोला गया कि प्राइवेट वाले को भी क्या किया गया, मौका दिया गया, यानी कि सरकार ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को क्या किया, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। गवर्नमेंट कंपनीज को भी क्या करने लगा, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनियों को भी क्या करने लगे, धीरे धीरे बेचने लगे। जैसा कि हम लोग आज देखते हैं, जो हमारा एयरपोर्ट वगैरह है उनको भी क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेटाइज किया जा रहा है, यानी कि सरकार का जो प्रॉपर्टी है उनको भी सरकार क्या कर रही है, कहीं ना कहीं अब, क्योंकि नुकसान से बचने के लिए सरकार क्या कर रही है, उनको भी बेच रही है। जैसे कि हम बात करेंगे मुंबई एयरपोर्ट की, तो मुंबई एयरपोर्ट को सरकार ने क्या कर दिया अभी के टाइम पे, क्योंकि सरकार को वहाँ से बहुत फ़ायदा नहीं मिल रहा, जिस कारण सरकार ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, यानी कि उससे कुछ शेयर्स क्या कर दिए, बेच दिए। जैसे हमने देखा अभी हाल फिलहाल में हमने देखा एग्जाम्पल में एयर इंडिया का, तो एयर इंडिया को अभी किसने ऑक्युपाई कर लिया है, तो टाटा कंपनी ने क्या किया है, एयर इंडिया को ऑक्युपाई कर लिया है, क्योंकि एयर इंडिया क्या कर रही थी, बहुत टाइम से घाटे में चल रही थी, जिस कारण से सरकार ने क्या किया, एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन उसका कि उसको प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वैश्वीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि विदेशी जो कंपनियां होंगी उनको भी भारत आने के लिए क्या किया गया, छूट दी गई कि वो भी आके इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, हमारा ग्लोबलाइजेशन होगा। और जब भी क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, तो अलग अलग कंट्रीज क्या करेंगे, आपस में वो इंटीग्रेट होंगे, क्या होंगे, इंटीग्रेट होंगे। तुम्हारा इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, है ना। ग्लोबलाइजेशन यानी कि अदर कंट्रीज के इंटीग्रेशन से जो क्या फॉर्म होता है, हमारा ग्लोबलाइजेशन हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। लास्ट हमारे 90 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन व्यू। यानी कि ये जो स्टेटमेंट हमारे दिए गए, हमें इसमें ये बताना है कि इसमें से जो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, किसके रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये देखेंगे वो रिक्वायरमेंट के लिए। और हमें स्टेटमेंट क्या देने हैं, करेक्ट भी देने, ये भी हमारे क्या इंपॉर्टेंट, करेक्ट स्टेटमेंट में क्या करने हैं, बताने हैं। रिक्वायरमेंट के लिए, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट के लिए कौन से हमारे स्टेटमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, इट इज पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। यानी कि बोला जा रहा है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो कि क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी कि अगर वो किसी भी क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है, वो बिलोंग नहीं करता है, क्या करता है, तो अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता है तो क्या वो गवर्नमेंट को फॉर्मेशन कर सकता है। इसको हम लोग आगे देखते हैं, अभी के लिए स्टेटमेंट हम लोग सेकंड देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा उसको क्या किया गया है, तो उसको जो फॉर्मेशन होगा उससे वो सिर्फ किसके रिजर्व है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही क्या रिजर्व है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन भी क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन भी गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। कंडीशनली क्या होना चाहिए, अगर उनको किसी का सपोर्ट मिल रहा है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाद में देख रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कौन से है, द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि जो इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही क्या कर सकती हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकती हैं। और लास्ट हमारी ऑप्शन है स्टेटमेंट 4, गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड मेजॉरिटी। तो इसमें अगर ऑप्शन देखते हैं तो मेरा पहला ऑप्शन हमारे क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। इसको हम पहले समझने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो इंडिविजुअल क्या करते हैं, अगर हम लोग सबसे हाई पॉसिबिलिटी की बात करते हैं
इससे हमारी स्टेटमेंट हमारी कौन सी जाएगा, 4 हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जिनके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी होगा, वही क्या कर पाएंगे, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर पाते हैं। अगर हम इसे समझने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर ए में बोला गया कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्म करना क्या है, पार्टी के लिए पॉसिबल है। तो इलेक्टेड सिंगल इंडिपेंडेंट के लिए पॉसिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर पाना थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट का, क्योंकि मेजॉरिटी में गवर्नमेंट जब भी फॉर्म होती है तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हमेशा किस में होता है, मेजॉरिटी में होता है। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आएंगे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। सेकंड हमें क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, जब पॉलिटिकल पार्टी से क्या करती है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। तो हमने अभी तक देखा है कि जब गवर्नमेंट जब भी फॉर्म हो तो कोई भी पर्सन क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं। यानी कि जो भी सत्ता में बैठे, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है आज हमारी जो भी है, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, उनके जो लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी ओनली। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। और लास्ट हमारे स्टेटमेंट जो थे, गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड अ मेजॉरिटी। तो हमारे इसमें जो आंसर हमारे सही हो जाएंगे, हमारे आंसर नंबर कौन सही हो जाएंगे, हमारे डी। यानी कि जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड पार्टीज में नंबर ऑफ वोट्स होगा वही क्या करेंगे, हमारे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर पाएंगे, है ना। आज के मैं अपने लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 है। इस क्वेश्चन 20 हमें क्या बोलते हैं, तो ये भी हमारे क्वेश्चन कौन से हैं, असर्शन और रीजन वाले हमारे क्या है, ये क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज assertion A and reason R. Mark your answer as per the quotes provided below. यानी कि यहाँ पर हमें क्या देंगे, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक हमें असर्शन ए दिए गए हैं और दूसरे हमें क्या दिए गए हैं, रीजन आर दिए गए हैं ना। इसमें हमें क्या करना है, बताना है कि बेसिकली इसमें से कौन सा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा असर्शन ए क्या बोलता है, इंडिया इज अ कंट्री विथ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो बिल्कुल हमारे इंडिया के अंदर क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बीजेपी है, बीएसपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है ना, आम आदमी पार्टी है ना, बहुत तरह की क्या है, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है हमारे कंट्री के अंदर, कौन सी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। और दूसरा हमें रीजन क्या दे रहे हैं इसकी, तो इसके रीजन क्या है, द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ्टन अपीयर्ड वेरी मेसी एंड लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो हमारे दूसरे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जब मल्टी पार्टी जो सिस्टम है हमेशा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वो मेसी हो जाते हैं, पेचीदा हो जाते हैं, इस कारण से क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि राजनीति क्या होती है, अस्थिरता रहती है। तो ये स्टेटमेंट में हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे ये स्टेटमेंट में हमारे सही हो जाएंगे। तो हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या बता रहे हैं हमें, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, ट्रू है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहले हम लोग देखते हैं तो ए इज द करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब हमें देखना है ए एंड बी में कौन सही है। क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ये हमारे आंसर नहीं होंगे। क्यों, स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन क्या आर रीजन थोड़ी है ए का। यानी कि अगर मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेसी होता है, इसीलिए इंडिया में कहता है मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होती है, मेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसके थ्रू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। लेकिन इस कारण से थोड़ी हमारे कंट्री के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो हमारे ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी कि हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा, हमारा बी। यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि दोनों हमारे असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, हमारे सही हैं। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और आर क्या है, हमारा ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, नहीं है। यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारे आंसर हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे सही जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा।